हाय। यह एक सीरीज़ है जिसका नाम है जिस्ट, GIST, जिसका मतलब आप शायद जानते ही होंगे। सारांश। इसमें मैं जो भी पढ़ता हूँ किताब, आर्टिकल्स या कुछ, उसमें जो की टेकअवेज़ हैं, उसमें मेन बातें जो हैं, मेन पॉइंट्स, पॉइंटर्स, वो मैं एक वीडियो लॉग के द्वारा रिकॉर्ड करके बाद में कभी काम आए इसके पर्पज़ के लिए ये करता हूँ। तो मोस्टली इसमें मेन बातें हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, काफ़ी लंबी किताबें होती हैं, उनमें से मेन टॉपिक्स याद रह जाएँ यही काफ़ी है। इस पर्पज़ के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ मैं ये वीडियो लॉग बनाता हूँ। आज इस एपिसोड के लिए मैंने अभी एक किताब पढ़ के ख़त्म करी है। उसका नाम है द फीनिक्स इकोनॉमी बाय फीलिक्स सैलमन। ये एक तो वर्क, लाइफ एंड मनी इन द न्यू नॉट नॉर्मल, ये करके एक किताब है द फीनिक्स इकोनॉमी बाय फीलिक्स सैलमन। काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है, हालांकि काफ़ी आसान रीडिंग है। इसमें इतनी कोई टाइम नहीं लगा, 3, 3.5, 4 घंटे। उसमें भी थोड़ा ये कि नोट्स वोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, तो पर आसान रीडिंग है। पर कमाल की बात यह है इस किताब के बारे में और इसके लेखक के बारे में भी आएंगे कि ये एक झांकी है, ये एक रिविजन है। दोहराया सारे जो इवेंट्स हुए हैं 2020 कोविड के स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट, और अभी तक जो रीसेंट तक, अभी ये किताब इसी साल के सितंबर में या अगस्त में रिलीज़ हुई है। तो अब तक जितने इवेंट्स हुए हैं, जितने डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो जो हुआ है, स्पेशली कोविड की चलते, कोविड के बैकड्रॉप में, उसके बारे में ये किताब है। एक झांकी है, एक रिविजन है, एक वीडियो है अपने आप में। सारे पॉइंट्स मेंशन किए ऑथर ने, तो सब कुछ आपको याद आ जाता है। अब ये कोई पुरानी तो बात है नहीं, अब हम सब ने आप बीती है, सब कुछ पता है, क्या दौर रहा है, कैसी दिक्कतें हुई हैं, क्या क्या हुआ है। पर बावजूद इसके एक एक शायद, हाँ, मतलब ये ज़रूर लगा मुझे कि शायद आज उतनी एकदम वैल्यू ना लगे इस किताब की, बट 10 साल बाद तो ज़रूर होगी। हालाँकि ये कहने के बाद मेरे को खुद रियलाइज़ हो रहा है कि आज भी एक वैल्यू है, क्योंकि हुआ क्या कि इतनी सारी चीज़ें हो गई, इतनी सारी डेवलपमेंट्स होती चली गई, एक के बाद एक के बाद एक, और अभी बात करेंगे उनके बारे में। आधी से ज़्यादा बुक तो यही है कि क्या-क्या हुआ। मैं तो ऑलमोस्ट अपने ही, जब से फिनिश करी बुक, मैं जो नोट्स करे मैं वो देख रहा था कि अपने ही इतने थॉट्स हैं उन उन टॉपिक्स को लेके, क्योंकि आँख बीती देखी है, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, सारा आर्टिकल्स और वीडियोज़ आते थे डेली। तो मोस्टली तो इसको पढ़ते हुए यही हुआ कि आप अपने मेमोरी बैंक में चले जाते हैं, ये देखने की, ये देख पढ़ते-पढ़ते कि क्या-क्या हुआ था। हालाँकि ये बुक में बड़े इंटरेस्टिंग ऑथर हैं, जैसे उनका लिखने का अंदाज़ है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि वो वापस ले आते हैं आपको अपनी बुक में कि कुछ ऐसा टिप्पणी करके, कुछ ऐसी लाइन कोट करके, या कोई टर्म या लिंगो जो आजकल चल रही है यूथ में, तो आप एकदम से वापस अटेंशन में आ जाते हैं कि हाँ, क्या चल रहा है इस किताब में। तो ये है मेरा मेन, तो अगर मैं कहूँ कि एक लाइन में, एक पैराग्राफ में संक्षेप की एक झांकी है। अब ऑथर के बारे में ज़रा पहले हम अगर बात करें तो फ़ेलिक्स फ़ीलिक्स सैलमन न्यूयॉर्क में रहते हैं, और काफ़ी कमाल अंदाज़ है इनका, काफ़ी दिलचस्प लेख है। मैं इनको पहली बारी किसी और लेख में इनका ज़िक्र आया, वो पढ़ा, मैं फ़ॉलो करता हूँ हालाँकि। एक्सियोस करके कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म चलाते हैं, उस पे काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आते हैं। तो वहाँ पे मैंने कहीं ये इनका नाम पढ़ा, फिर इनकी किताब के बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा एक बारी देखना चाहिए, क्योंकि वही सेम बात कि दौर गुज़र गया एकदम, पर क्या है, क्या हुआ है, क्या बड़ा बड़ी एक टर्म आई, द न्यू नॉर्मल। तो उन्होंने हल्का-सा उसमें ट्विस्ट दिया, द नॉट न्यू नॉर्मल, ऐसा कुछ करके, तो कैची था, तो मैंने ये बुक उठाई। तो ये जर्नलिस्ट भी हैं, फाइनेंशियल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जिसकी सबसे पहले मुझे हैरानी हुई कि फाइनेंशियल कॉरेस्पॉन्डेंट रह के इतना इंटरेस्टिंग वे ऑफ राइटिंग, क्योंकि एक बायस है मन में कि फाइनेंशियल कॉरेस्पॉन्डेंट टिपिकली स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट बेस्ड और इकोनॉमी बेस्ड बातें ज़्यादा करते हैं। बट फिर थोड़ा और डिटेल में देखा तो ये काफ़ी ये बिकॉज इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि एमए फिलोसफी और आर्ट हिस्ट्री। अब उससे फिर समझ आया कि कैसे इन्होंने रॉयटर्स के साथ भी काम किया है और कॉन्डे नास्ट के साथ भी काम किया है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से पढ़े हैं, न्यूयॉर्क सिटी में, जैसे मैंने कहा, कि रहते हैं, और काफ़ी अवार्ड्स वगैरह सब जीत चुके हैं। बट आई रियली लाइक द राइटिंग, द वे ऑफ राइटिंग, बिकॉज कभी कभी आपका होता है कि आप इंटरेस्टिंग कुछ पढ़ें और बड़ा करंट लैंग्वेज हो, लिंगो हो, और रेलिवेंट हो, ज़्यादा हैवी ना हो,
इट चेक्ड ऑल दोज़ बॉक्सेस, सारे बॉक्स टिक होते चले गए, तो काफ़ी सही रहा जो है आज का डे मैं कह सकता हूँ कि आउटपुट सही रहा। हालाँकि काफ़ी सही मुझे लगता है, काफ़ी डिमांड में है किताब, तो थोड़ा मुझे ढूँढनी पड़ी, मतलब जाके एंड ऑल दैट। बहरहाल, अब किताब के बारे में ज़रा बात करें, तो किताब में आप अपने भी जब ये किताब पढ़ने की कोशिश करें, या खुद भी, या इस वीडियो के द्वारा भी आपको एक होपफुली एक एक वापस से वो पूरे दौर में जाने का मौका मिले, और आप खुद सोचेंगे कि क्या-क्या हो गया। तो यही है किताब का, अनफोल्ड करते हैं किताब के बारे में कि क्या हुआ है। तो ये ऑथर स्टार्ट ही कोविड पैंडेमिक के बैकड्रॉप से करते हैं कि कोविड पैंडेमिक हुआ, और कैसे कोविड के स्टार्टिंग से क्या-क्या चीज़ें, ऐसी जो बातें, ऐसी जो माहौल जो कभी देखा ही नहीं, कभी बना ही नहीं, हमारी और हमारी से पिछली जनरेशन ने तो शायद बिल्कुल भी नहीं देखा। तो उसमें नई जनरेशन भी इस बारी शामिल थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन सबके पास है, किसी को किसी दूसरे से जानने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सेस। जो आपको चाहिए आप सीधे ऑनलाइन गए, आपको सब दिखता है, मिलता है। तो काफ़ी शॉकिंग इवेंट्स हुए हैं, अच्छे भी हुए हैं, कुछ कुछ बुरे भी हुए हैं, पर ये है कि इसमें लेखक अपना एक 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 न्यूट्रल जो है आउटलुक रख के आगे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ, काफ़ी कुछ हुआ है, पर बहरहाल उसके चलते हम निकल आए उस चीज़ से। पर निकले हैं तो सही निकले हैं, गलत निकले हैं, किस दिशा में निकले हैं, ये देखना है हमें। तो ये स्टार्ट करते हैं कि एकदम से जब आया कोविड, तो सब कुछ ऐसा हो गया कि कॉम्पैक्ट हुआ, और फिर दौड़ने में लगा। फॉर इंस्टेंस वैक्सीन की बात करते हैं, तो पहले एकदम लॉकडाउन स्टार्ट हुए, कि पहले तो इनफैक्ट डिनायल था कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सबको ये था कि ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत उधर कुछ हुआ है ईस्ट में, पहले भी सार्स वायरस हुआ था कोरिया से, या डिफरेंट कंट्रीज़ में ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। मिडल ईस्ट में MERS करके एक बारी हुआ था, इबोला करके अफ्रीका में हुआ था, तो होता रहता है। वेस्ट की ज़हन में, वेस्ट की मेमोरी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल था स्पेनिश फ्लू, और इसलिए इस किताब में भी, जैसे उन्होंने ज़िक्र किया, तो काफ़ी कंपैरिज़न हुए स्पेनिश फ्लू के साथ, कि स्पेनिश फ्लू में क्या-क्या हुआ और इसमें क्या हुआ। हालाँकि सिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी हैं, क्योंकि जिसका स्केल फिर जब फैला, तो वो इतना फैला कि एक्चुअली में कंपैरिज़न उससे स्पेनिश फ्लू से ही हुआ फिर। इनफैक्ट आज का दौर ऐसा है कि थोड़ा मीडिया जब बढ़ा-चढ़ा के भी करता है, तो थोड़ी ऐसी इमेज बनी है कि इस बारी ज़्यादा हुआ। हालाँकि अगर स्पेनिश फ्लू के कुछ भी न्यूज़ आर्टिकल्स और ये सब पुराने देखें, तो ऐसा लगता है कि स्पेनिश फ्लू में तो बड़ा ही बुरा हाल था। अब इसके इसी के इसी से कनेक्टेड आगे चीज़ें होती चलेगी, जैसे ही कि ये बात फैली कि कोविड आएगा, या कुछ ऐसे केसेस चाइना में हो रहे हैं, तो उससे फिर स्टार्टिंग में तो चाइना का बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि चाइना की गवर्नेंस ऐसी है, तो वहाँ पे तो बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहे हैं, एंड कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, लॉकडाउन की कगार पे हैं, और ये सब। पर किसी को याद हो तो ट्रम्प प्रेसिडेंट थे यूएस के उस टाइम पे, तो बड़ा ही डिनायल मोड था कि नहीं जी, कुछ भी नहीं हुआ है। फरवरी भी चला गया, मार्च ऑलमोस्ट जब आया, तो ये हो गया कि बस चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं, कुछ तो गड़बड़ है। ये इन्फेक्शन सिर्फ वहाँ नहीं है, ये फैल रहा है, जो भी आ रहे हैं वो भी कैरियर्स हैं। इंसान एक कैरियर बन गया, इंसान, उनकी चीज़ें सब कैरियर्स बन गए। अब उससे फिर जैसे ही लॉकडाउन हुआ, तो काफ़ी पहले तो काफ़ी शोर हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ, बिकॉज़ वर्ल्ड हेल्थ भी इन्वॉल्व, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन इन्वॉल्व, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन की अपनी टेक्स थी कि ये काफ़ी, हालाँकि स्टार्टिंग में काफ़ी डाइसी था कि हुआ है, काफ़ी नहीं हुआ है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो करते-कराते, एंड वी ऑल नो, हमें सबको पता है पॉलिटिक्स जब होता है तो कैसे ही होता है। खैर चीज़ें जैसे अब ये अपने कंटेंट्स पेज में भी मेंशन कर रहे हैं 4-5, तो उससे अंदाज़ा लगता है कि मेन जैसे बड़े-बड़े शब्द जो कभी सोचे नहीं, वर्क स्पेस क्या होती है, पर्सनल स्पेस क्या होती है, वो सब सामने आए, नई वोकैब्युलरी सामने आई, PPE, क्वारंटीन, ऐसे वर्ड जो कि अंग्रेज़ी के आम यूसेज में नहीं थे ये। क्वारंटीन वाज़ अ वेरी बड़ी टेक्निकल टर्म थी, कि जैसे कि कोई स्पेस से वापस एस्ट्रोनॉट आते थे, तो उनको क्वारंटीन में रखा जाता था, या ऐसी मूवी में हमने देखा है। क्वारंटीन, PPE, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बड़ा कॉमन हो गया, लॉकडाउन बड़ा कॉमन हो गया। अ, तो इस ये चलते बात हो रही है कोविड के बैकड्रॉप में। अब इसके 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 साथ अभी आप ये देखिए, आप कैसे ये बुक अनफोल्ड होती है, तो टॉपिक्स ही टॉपिक्स निकल के आते हैं, कि जैसे ही ये सब स्टार्ट हुआ, ये डिबेट स्टार्ट हो गई बड़ी, क्योंकि अब पावरफुल प्लेटफॉर्म्स हैं सबके पास, सब ओपिनियन रखते हैं। फेसबुक पे गए, ट्विटर पे गए, यूट्यूब पे गए, और जो है अपना ओपिनियन लिखा, तो डिबेट्स
स्टार्ट हो गई और बहुत बहुत पोलराइजेशन आया है। वैक्सीन लगानी, वैक्सीन तक तो जब आएँगे, पर एक ये हुआ कि लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन कैसे होना चाहिए। हर कंट्री की अपनी स्ट्रगल स्टार्ट हुई। किसी के यहाँ लेबर्स फँस गई, माइग्रेंट लेबर्स होती हैं डोमेस्टिकली, वो सिटीज़ में फँस गई बिना काम के, बिना वेजेस के। किसी के यहाँ ऐसा हुआ कि जो है बिल्कुल ही गवर्नमेंट बहुत रिप्रेसिव है कुछ कंट्रीज़ में, वहाँ पे कू हो गया या मिलिट्री टेक ओवर हो गया। किसी के यहाँ जैसे चाइना का केस हो गया कि चाइना में अपना ही प्रोटोकॉल था, बिल्कुल आप बाहर नहीं निकल सकते, निकलेंगे तो आप अरेस्ट हो जाएँगे, या फिर जैसे ही किसी की तबीयत ख़राब हुई तो उसे ले गए। कितने वीडियोज़ लोगों के डरे-डरे निकले थे कि सिर्फ एम्बुलेंस में डाला और उसके बाद कोई अता पता नहीं। इसके चलते हुआ ये कि फैक्ट मीडिया इन्वॉल्व हुआ। मीडिया जैसे इन्वॉल्व हुआ तो मीडिया पे रिलायंस की क्वेश्चन आने लगे, क्योंकि कुछ लोग एक साइड हो गए, कुछ लोग एक साइड की रिपोर्टिंग करने लग गए, या बायस समझ आने लगा लोगों का, बिकॉज़ ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो गए थे और पॉलिटिशियंस अपनी इमेज कभी खराब करने नहीं देंगे। तो अब जैसे यहाँ पे भी रिपोर्टिंग काफ़ी जो है चेंज हो गई। तो फैक्ट्स जो कहने के एक रिपोर्टिंग का जो एक बेसिक प्रिंसिपल था, फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग, वो ही क्वेश्चन में आ गया। एपिस्टेमिक क्राइसिस करके एक टर्म यूज़ करी है ऑथर ने, एपिस्टेमिक क्राइसिस, व्हिच इज़ सॉलिड फैक्ट बेस्ड रिलायंस ही खत्म हो गई आपकी। आपको आप फैक्ट्स पे क्वेश्चन करने पे आ गए, जब फैक्ट पे क्वेश्चन आ जाता है तो सब्जेक्टिविटी और ओपिनियन हावी हो जाते हैं, और वही हुआ, उससे पोलराइजेशन, उससे डिवीजन, एंड वो सब स्टार्ट हो गया एक साइड से, जो कि चलता ही चला गया। फिर यहाँ जैसे ये रेसिज्म और प्रोटेस्ट्स का दौर एक स्टार्ट हुआ, जिसमें कि BLM प्रोटेस्ट हुए, ब्लैक लाइव्स मैटर करके प्रोटेस्ट हुए, और फिर तो एशियंस पे भी अटैक्स वगैरह हो गए। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लेयर अप कर गई। इसमें काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया कि मीडिया क्या बोल रही है और लोग क्या सोच रहे हैं, और डिवीज़न बढ़ता ही चला गया। स्पेशली वो साल यूएस में तो इलेक्शन ईयर भी था, तो वो एक दौर अपने में चल गया। अच्छा, बीच में एक अच्छी बात कर लेते हैं, जैसे मैं न्यूज़ भी देख रहा था, उसमें ये भी था कि वैक्सीन पहले ही होता था 7-8 साल लगते थे एक वैक्सीन को प्रॉपरली डेवलप होके आने में। वैक्सीन का प्रेशर जब आया, जब ये 100,000 200,000 और 1 लाख 2 लाख 4 लाख की मरने की बातें स्टार्ट हुई, तो वैक्सीन बनाने पे जो प्रेशर आया, और कमाल की बात है, देखिए 7 साल छोड़िए, 7 महीने में वैक्सीन, 8 महीने में वैक्सीन, कंपनीज़ ने वैक्सीन बनाई। अलग-अलग कंपनीज़ ने अलग-अलग देशों में, इंडिया में हुआ, यूके में हुआ, यूएस में हुआ। तो वही है, फिर ये चीज़ें सोचने पे मजबूर करती हैं। ये नहीं कि किसी चीज़ को पकड़ के बैठने की बात नहीं है, पर इसमें ये है कि सोचने पे मजबूर करती हैं। कैसे? कैसे है ना चीज़ें? हालाँकि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंड में एक चैप्टर में उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी कि गवर्नमेंट जब चाहे, तब वो एक्ट कर सकते हैं स्पीड के साथ और डिटर्मिनेशन या फ़ोर्स के साथ। गवर्नमेंट्स कैन एक्ट विद स्पीड एंड फ़ोर्स टू अवर्ट अ क्राइसिस, अगर चाहें तो। प्रॉब्लम आ जाती है इंटेंट की या विज़न की। तो कुछ कंट्रीज़ में हालाँकि ये हुआ भी कि गवर्नमेंट्स हैव एक्टेड, मतलब अच्छे लेवल पे एक्ट करा और जल्दी एक्ट करा और काफ़ी कंट्रोल कर ली चीज़ें। हाँ, वो ज़रूर रहेगा, किसी को कुछ पसंद आया, किसी को नहीं आया, तो क्रिटिसिज्म हमेशा होगा। एंड वही बात हो गई कि पोलराइजेशन और डिवीज़न काफ़ी हुआ इसके चलते। इनफैक्ट सब लोग हर चीज़ में एक्सपर्ट हो गए हैं, और सबके ओपिनियन सब ओपिनियन में बिज़ी हो गए हैं। बहरहाल मेरी अप्रोच है कि सवाल करो अपने आप से, और अपने जवाब ढूँढ के उनको फैक्चुअली कहीं से प्रूव कर पाओ तो अपने लिए ही अच्छा है, अपने में व्यस्त रहने की कोशिश है। नए-नए वर्ड्स आए हैं, जैसे कि मतलब वैक्सीनेशन कार्ड्स की बातें हुई। स्कूल्स बंद हो गए, स्कूल होम स्कूलिंग स्टार्ट हुई। ये एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट था। होम स्कूलिंग, वर्क फ्रॉम होम जैसे कॉन्सेप्ट्स आए, जो कि कभी नहीं सुने थे। होम स्कूलिंग बड़ी ऐसे देखा जाता था कि होम स्कूलिंग करा रहे हैं बच्चे को, कि कुछ ज़रा बच्चे में दिक्कत है या पेरेंटिंग में दिक्कत है या कुछ। होम स्कूलिंग हुई। होम स्कूलिंग में हालाँकि ये था कि टीचर्स वर ऑनलाइन एंड ऑल, बट आधे से ज़्यादा प्रेशर तो पेरेंट्स पे भी आया कि खुद देखना पड़ा पूरे टाइम, जबकि बच्चे स्कूल चले जाते थे, अब पूरे टाइम घर पे थे। स्कूलिंग का नया दौर। फिर मास्क्स की बात आई। मास्क पे तो जो डिबेट और जो पॉलिटिक्स और जो पोलराइजेशन में हम लोग बँटे हैं, कमाल का था, देखने लायक दौर था कि इतनी सी बात इतना लोगों को बाँट सकती है। काफ़ी सोचा मैंने इस बारे में, मेरे अपने ख़्याल हैं। मेरे को लगता है एक एक टेबल बना के प्रोज़ एंड कॉन्स, या सही या गलत 2 बना के मैं हमेशा सोचने की कोशिश करता हूँ। कुछ पॉइंट सही भी हैं, कुछ पॉइंट गलत भी हैं। सही तो गलत पॉइंट के बारे में और ढूँढने की कोशिश होती है, और सही पॉइंट्स के बारे में और ढूँढने की कोशिश होती है कि गलत भी हो सकते हैं कि नहीं। तो मेरे को कंक्लूड करना तो बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, सोशल साइंस है। सोशल साइंस इज़ लिटिल थोड़े हट के होती है साइंस से। अब जैसे कि कोई कहे कि मास्क नहीं लगाना, तो अब
आप सीट बेल्ट भी ना लगाएँ, बट सीट बेल्ट लगी, सीट बेल्ट का एक सीधे-सीधे यूज़ दिखा। तो बहरहाल एनीवे, तो ये सब मास्क की डिबेट बहुत चली, बहुत ज़्यादा। फिर लॉकडाउन्स की डिबेट चलेगी, लॉकडाउन होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सही गलत मुझे नहीं पता, बट एक झांकी आ जाती है, सबने सब कुछ देखा है, सबने सब कुछ एक्सपीरियंस किया, सबके ओपिनियंस होंगे, सबके प्रेफ़रेंसेस होंगे। ये बुक जैसे मैंने कहा था कि एक आपको पूरी एक वापस याद दिलाती है, एक रिविज़न कराती है क्या हुआ। काफ़ी कंपैरिज़न्स हुए स्पेनिश फ्लू के साथ कि कितने लोग मरे, कैसे उस टाइम पे हैंडल हुआ था, इकॉनमी में क्या फ़र्क आए थे। वो एक दौर था, अभी ये एक दौर था। कहना ये कहना कि वो कम था या ये ज़्यादा था या ये कम या वो ज़्यादा तो गलत होगा। हर दौर में नुकसान हुआ है, कुछ फ़ायदे हुए, सोसाइटी आगे बढ़ी है। अब जैसे कि कनेक्टिविटी इतनी बढ़ी इस दौरान कि सब लोग घरों से काम करेंगे, जिनको ऑप्शन थी वो घरों से काम कर पाए और इकॉनमी थोड़ी बहुत चली। ये बात अलग है कि जीडीपी पे काफ़ी असर आता, पर इसमें ही अब ऑथर ने अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है, उनका फाइनेंस का बैकग्राउंड और इकॉनमी को जानने का बैकग्राउंड वो यूज़ करते हुए बताया कि अब 2-3 महीने, 4 महीने में एकदम बाउंस बैक हुई सिचुएशन, बिकॉज़ चीज़ें खुलनी स्टार्ट हुई, बिकॉज़ गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि लॉकडाउन ज़्यादा दिन नहीं सक्सेसफुल है। लोगों की ज़िंदगियों पे बात आ जाएगी, फिर कमाई पे बात आ जाएगी और फिर वही है, सब कुछ रिलेटेड है, टैक्सेशन रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट के पास भी फंड्स नहीं बचेंगे आगे इम्प्रूव करने के लिए जब कोविड से निकलने की बात आएगी। तो इसके चलते 2-4 महीने का डिप ज़रूर आया ग्लोबल जीडीपी में, उसके बाद चीज़ें इम्प्रूव होनी स्टार्ट हुई। अभी देखिए कैसी-कैसी चीज़ें ऑथर ने बताई, वो याद आई। ज़ूम ज़ूम करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट हुई, ऑफ़िस कॉल्स होने लग गई। लोगों के जो है घर, रियल एस्टेट पे बात आई कि ऑफ़िसेज़ बंद हो गए, तो ऑफ़िसेज़ की जो रियल एस्टेट की जो प्रेफ़रेंसेस थी वो शिफ्ट हुई टू बड़े घरों की तरफ, स्पेशली इन कंट्रीज़ में कि सिटीज़ भरी पड़ी थी, सिटीज़ से काफ़ी लोग फिर मूव करके जो बाहर के टाउन-वाउन्स हैं, सबर्ब्स हैं जिसे कहते हैं, वहाँ मूव हुए, वहाँ घर लिए, वहाँ पे घरों में कोशिश करी कि नई कंस्ट्रक्शन में ऐसा दौर आया कि कंस्ट्रक्शन थोड़ी बड़ी हुई कि भई 1 रूम एक्स्ट्रा चाहिएगा वर्क के लिए, एक को दूसरे को भी चाहिएगा तो 2 रूम बने और ये सब चेंज आए, तो शिफ्ट हुआ काफ़ी रियल एस्टेट में। इनफैक्ट रियल एस्टेट का भी तो एक एनालिसिस और पेंडिंग यही चल रहा है कि रियल एस्टेट में ऑफिशियल रियल ऑफिस और कमर्शियल रियल एस्टेट में काफ़ी और फ़र्क आना बाकी है, क्योंकि अभी तो क्या है कि वापस बुलाने का दौर वापस स्टार्ट हुआ है कि वापस आएँ। और उसमें मेरे को कभी-कभी लगता है कि ये इसलिए है कि रेज़िडेंशियल तो अब बढ़ेगा ही, और क्योंकि सबको रियलाइज़ हो गया है कि ऑफ़िस में तो घर में तो स्पेस चाहिए ही चाहिए। और ऑफ़िसेज़ को अपना जो है कॉस्ट है ये, क्योंकि लीज़ेज़ हैं या फिर रनिंग कॉस्ट होती है, वो उन्हें कम करना है। तो अब ये क्यों वापस बुला के, ये क्या होगा, 1-2 साल लगेगा इसको करेक्ट होने में, पता नहीं, पर हाँ, अभी तो ये दौर चल रहा है कि वापस बुला रहे हैं। और देखिए कैसे-कैसे ये जो लिंगो हैं आजकल की ऑनलाइन ऑनलाइन जनरेशन के चलते हमारे की नई चीज़ें सामने आई हैं। अब क्रिप्टो सामने आया, एनएफटीज़ सामने आए, फिर ये हुआ कि जो एनएफटीज़ बिक रहे हैं, और जो एक एक एग्ज़ाम्पल दिया उसमें, वो एक डिजिटल टोकन ऑफ एन इमेज वो बिका 69 मिलियन में। क्रिस्टी जैसे जो बिडिंग कराते हैं, ऑक्शन कराते हैं, 69 मिलियन में बिका था वो। तो ये ऐसी-ऐसी अतरंगी चीज़ें जो हैं इस 3 साल में होती ही चली गई। ट्रेडिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग के नए प्लेटफ़ॉर्म्स खुल गए, ऑनलाइन ट्रेडिंग बढ़ी, काफ़ी बड़ी, लोगों ने स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैसा लगाया। तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में लोगों ने काफ़ी पैसा लगाया, क्रिप्टो-विप्टो में तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। जबकि लीगल हुआ नहीं, लीगल उसका अलग ही थ्रेड चला कि लीगल होगा कि नहीं होगा। सारे रेगुलेटर्स अभी तक यही सोच रहे हैं कि कैसे करें लीगल, बिकॉज़ ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमेशा फ़िएट करेंसी रखना चाहती है, और क्रिप्टो का बेस यही है कि वो कंट्रोल डिसेंट्रलाइज़ हो जाता है एक तरीके से। पर ये है कि ये टिप्पणी करते हैं कि कैसे आजकल की जनरेशन क्यों एकदम, जब सब लॉकडाउन में गए तो एकदम खुद तो इतना टाइम था अपने आप से स्पेंड करने का कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और वो सब तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही गए। खैर, ये भी हुआ कि अब अपना इस टाइम को स्पेंड करने के लिए कुछ लोगों ने अपने-अपने तरीके से बिज़ी होना स्टार्ट करा। कुछ लोगों ने कुकिंग, कुछ लोगों ने टिकटॉक, कुछ लोगों ने अपनी जो है ट्रेडिंग वगैरह काफ़ी की है। तो स्टॉक मार्केट बजाय नीचे आने के, कोविड जैसे आया और रुक गई सब चीज़ें, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा आया तो स्टॉक्स ऊपर जाने लगे, जो कि एक कमाल की ऑब्ज़र्वेशन और है। अ, फिर बात आई कि वर्क फ्रॉम होम में वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा हुआ, पहली-पहली लोगों को इतना टाइम एक-दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए मिला, हालाँकि उसके बुरे एस्पेक्ट भी हैं। पर पहले अच्छी बात कर लेते हैं कि लोगों को अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। 2-2 घंटे, 1-1 घंटा ट्रैवल में वेस्ट करने की बजाय वो जो इकट्ठा हुआ वो टाइम वो अपने आप पे इन्वेस्ट करने का मिला। लोग फ़िटनेस में चले गए, लोग अपनी हॉबीज़ परस्यू करने लग गए। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई वो एम्प्लॉयर्स के लिए, वो बड़े खुश हुए।
तो काफ़ी टाइम तक तो यही चलता रहा। हालाँकि अगेन कमिंग बैक टू वो कि रियल एस्टेट में अगर कनेक्ट करें तो ये वापस इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि उनकी रियल एस्टेट प्राइसेस कहीं न कहीं डिप करेंगी, तो वो अभी मेंटेन करना चाह रहे हैं। प्रोडक्टिविटी वाइज़ तो दे रियलाइज़ कि भाई घर से काफ़ी प्रोडक्टिविटी निकाल पा रहे थे बजाय ये सब की, क्योंकि ऑफ़िस में जाके भी काफ़ी लोग कम्यूट से जाके थक के, एंड सिटीज़ की हालत, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी प्रेशर आ जाता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है। सो ओवरऑल एंड एम्प्लॉयर्स के लिए रनिंग कॉस्ट इज़ अ क्लियर थिंग, रनिंग कॉस्ट होती है वहाँ पे ऑफ़िस में बुलाना, स्पेस देना। इनफैक्ट काफ़ी ऑफ़िसेज़ में तो ऑब्ज़र्व हुआ है कि रैशनलाइज़ कर दिया है स्पेस, जिसे कहते हैं हॉट डेस्किंग, कि 3 दिन ये आएँगे, 3 दिन वो आएँगे, रोस्टर्स बन गए हैं, आप अपना बुक करो टेबल, अपना आप बैठें। तो कहने का मतलब कि ये चेंजेज़ आए, जो कि पहले कभी नहीं सोचे थे। हमेशा ये होता था ऑफ़िसेज़ तो स्पेस लेते ही रहते थे, बढ़ते ही रहते थे। नई टर्म्स आई, नई चीज़ें आई कि सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर पहले बड़ा अंडरलाइन अंडर द रेडार चीज़ होती थी, सब कुछ सॉफ्टवेयर होता था। सेमीकंडक्टर का ज़रूरत पहली बार ही सामने आई, क्या हो गया सेमीकंडक्टर? हर चीज़ में सेमीकंडक्टर चाहिए, चिप चाहिए। ये जो सब स्मार्ट डिवाइसेज़ हैं, सबकी नीड्स बढ़ गई स्मार्ट डिवाइसेज़ की। कार्स स्मार्ट होती चली गई हैं। प्रेशर आया, फिर सप्लाई चेन नहीं है। तो आप देखें तो चीज़ें कितनी सारी एक एकदम 3 साल के अंदर कॉम्पैक्ट होके 4 साल में बढ़ी हैं। जब ये दौर चला लॉकडाउन्स और ये कोविड डेथ्स का, तो आप याद करें तो कितना बुरा हाल हुआ था हॉस्पिटल्स पे, प्रेशर, नर्सेज़ का, डॉक्टर्स के वीडियोज़ जो कि वो दे आर ब्रेकिंग डाउन, रो रहे हैं, बुरे हाल हैं, ओवरवर्क, बिना नींद के, विटनेसिंग, इतनी विटनेस उन्होंने डेथ इतनी विटनेस करी कि वो एक दौर था कमाल का कि फ्यूनरल में भी लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई, वहाँ पे लाइन में मिलने नहीं दे रहे, लास्ट राइट्स नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके उसके अलावा लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हुए, अकेलेपन से लोग जूझ रहे हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ बढ़ा क्योंकि अब वो फँस गए अपने अब्यूज़र के साथ। कैसी-कैसी चीज़ें जो हैं सामने आई। लोग इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो स्पेशली यूएस में तो मास शूटिंग्स बढ़ गई, सुसाइड रेट्स बढ़ गए, होमिसाइड मर्डर्स बढ़ गए, क्राइम बढ़ा। रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, जॉब्स चली गई लोगों की बेसिक, जो यहाँ पे तो लोग जो है पेचेक टू पेचेक जीने का एक तरीका है, तो क्रेडिट में चले गए, इतना क्रेडिट हो गया कि उसी में लोग फँस गए। फिर देखा जाए तो इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन के चलते महँगाई का एक दौर आया, वो अभी भी चल ही रहा है खैर। पर इसमें ऑथर बताते हैं कि इनफैक्ट ये क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट्स ने एकदम फ़ोर्स से एक्ट किया और ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, जिसके चलते इकॉनमी ओवरहीट कर गई, बिकॉज़ कोविड ठीक हो गया जितना एक्सपेक्ट किया था गवर्नमेंट ने। अब वही है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करो कि शाबाशी दो, ना करते तो कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कर दिया तो ये क्रिटिसाइज़ कि इन्फ्लेशन हो गया था। आई डोंट नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, जो भी। स्टेटिंग द फैक्ट्स, ये आज की हालत है। ये बुक इस चीज़ को कवर कर रही है। पर ये पॉइंट आउट करते हैं कि ग्लोबली जो एक नज़रिया था, एक ऑथर हैं, उन्होंने भी काफ़ी बड़ी सही बुक लिखी है, निकोलस तालिब करके, स्टॉक ट्रेडर थे आई थिंक न्यूयॉर्क में। उनकी बुक थी ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान इवेंट मतलब ऐसा जो देखा नहीं, सोचा नहीं था, पर हो गया। तो अब ये कि ये सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है, तो काफ़ी कंपनीज़ और गवर्नमेंट्स की अप्रोच बदली है। तो इन्होंने टर्म यूज़ करी ग्लोबल रिस्क रिकैलिब्रेशन। तो जो रिस्क है ना, उसको दोबारा नज़रिए से देखा गया, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं जो पहले नहीं थी। अब इसमें ऑथर पॉइंट आउट करते हैं कि 1-2 चीज़ें मुद्दई थी जो कि नज़र आई हैं, कि ऑब्ज़र्व करने लायक, कि ये चेंज हो सकते हैं। पहले नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिससे इतनी सारी चीज़ें एकदम से छीनी जा सकती हैं इंसान से, जो हम बातें करते रहते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑन घूमने की आज़ादी, मूव करने की आज़ादी, आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में कंट्रीज़ के जो डेमोक्रेटिक हैं एटलीस्ट, की ये सब आज़ादियाँ हैं। पर वही है, उन पे एक वैलिड और एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, जो कि इस दौर में देखा गया कि कैसे अप्लाई होती है। ये एक ऑब्ज़र्वेबल चीज़ है, सबको अपने ऑब्ज़र्वेशंस इससे निकालने और डिडक्शंस और जो सीख है, या जो भी आपने ऑब्ज़र्व करना है, आप इन चीज़ों से कर सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट कर सकती है, नहीं करती है कभी, जब नॉर्मल हो जाती चीज़ें तो क्यों नहीं करती है? या बहरहाल अपने-अपने जो भी आपको सही लगे। तो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, और इनफैक्ट मुझे याद है कि फ्लाइट्स बिल्कुल बंद हो गई थी, फ्लाइट्स में जाना-आना। जो फ्लाइट में गए और आए भी हैं जैसे, तो वो देखिए कैसे, मतलब वो मास्क लगा के एकदम, इतनी लंबी फ्लाइट्स में लोग कैसे समहाउ मजबूरी में ट्रैवल किए हैं, कमाल है। उन्हें ही पता है कि उन पे क्या बीती होगी। फिर एयरपोर्ट्स पे काफ़ी बुरा हाल हुआ, एयरपोर्ट्स पे दौरा, लोग जाम, मतलब एकदम जैम पैक हो गए, और एयरपोर्ट्स पे क्लैरिटी नहीं थी कि उनको आने देना अंदर या क्वारंटीन कराना है, तो उनके लिए होटल्स बुक हुए थे, फिर उनको खर्चा उठाना पड़ा। कुछ लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे तो बहुत ज़्यादा पैसा दे के मिल रहे थे, क्योंकि इतने लोग आ गए थे कि हैंडल नहीं हो रहा था सब।
फिर एक दौर आया वेरिएंट्स का, वेरिएंट्स में तो काफ़ी कंट्रीज़ में वेव्स आई, देयर वाज़ अनदर वर्ड वेव्स। वेव्स किस चीज़ की? मौतों की वेव्स, डेथ्स एंड केसेस। ट्रैकर बने कि कितने केस आ रहे हैं, आप उनके कॉन्टैक्ट में आए कि नहीं आए, ऐप्स डाउनलोड हुई फ़ोन्स पे कि आपको पता चले, अलर्ट मिले कि वो, कि किसने सोचा था ये चीज़ें, है ना? तो ये हुआ। अच्छा, इन कंट्रीज़ में कुछ नए और फंडे, बिकॉज़ इकोनॉमी इज़ एवरीथिंग, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, तो इनमें हुआ कि भाई लोग को इतना टाइम मिला अपने आप से, कि लोगों के थोड़े कॉन्सेप्ट चेंज हुए, कि देखा कि इतना बुरा हाल हो सकता है और आपको पता नहीं आप कल हैं कि नहीं है, एज़ इफ ये कोई नई चीज़ है। पता तब था, मैं बहरहाल आई थिंक हमारी पूरी जनरेशन के सामने ऐसा पहली बार हुआ होगा, तो सब वेकअप हुए, तो दौर आया इनवॉलंटरी जॉब छोड़ने का, दूसरी जॉब है या नहीं है के हाथ में बावजूद, क्योंकि पैसे जो हैं बैंक में उसका करना क्या है, अगर कल को कोविड से ही जो है मतलब इतने बुरे हाल में मरना है तो ये सोच में बदलाव आया कि क्या अप्रोच है। लोग आज में जीना थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट कर दिए पूरी जनरेशन ने। इसके चलते एक बड़ा सही पॉइंट, क्योंकि अब फाइनेंस के जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो जर्नलिस्ट हैं, तो उनका सोच बड़ी उस एंगल पे है कि अब जैसे ये 2008 में जो क्राइसिस आया था, उसके बाद जो ये ज़ीरो रेट इंटरेस्ट रेट दौर था, कम रेट्स का दौर, उसमें क्या हुआ, लोग इन्वेस्टमेंट्स में, तो जो पुराने इन्वेस्टमेंट्स होते थे कि आप इसमें लगा के भूल जाएँ एफडीज़ में और सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स में, वो तो दौर खत्म हो गया। तो अब रिस्क का दौर स्टार्ट हुआ, बिकॉज़ नई जनरेशन का ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस में और इन चीज़ों में कम है, और प्रूफ है ही कि कैसे ही करें। तो अब लोगों के रिस्क एपेटाइट बढ़ गया, क्योंकि रिस्क लेके ही कमा सकते हैं आप, ये नहीं कि आप इंटरेस्ट बेस्ड कमा पा रहे थे अनटिल अभी तक, जब तक अभी इन्फ्लेशन के चलते रेट्स नहीं बढ़े थे इन कंट्रीज़ में स्पेशली। तो अब रिस्क एपेटाइट बढ़ गया, रिस्क एपेटाइट से अप्रोच बढ़ी है, चेंज हुई है कि कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाए, उसका एक होता था ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के पैमाने बदल गए हैं। ये क्या है, मीडियम टर्म इज़ लॉन्ग टर्म इन अ वे, क्योंकि वो इतनी देर वेट करने की, इज़ द मिलेनियल जनरेशन डज़ नॉट हैव द पेशेंस, उनके पास उतना आउटलुक नहीं है ऑब्वियसली। वो गलत कहना इज़ नॉट, मेरा वो पॉइंट नहीं है कि गलत है, सही है, अगेन उनकी अपनी अप्रोच बनी, बिकॉज़ उन्होंने जो देखा उसके हिसाब से उन्होंने अपना, हर इंसान स्मार्ट है, हर इंसान अडैप्ट करता है। तो उन्होंने अगर ये अडैप्ट किया, तो उनके ऑब्जर्वेशन जो चल रहा है मार्केट में, इकोनॉमी में, क्या करेंगे, उन्होंने वो अडैप्ट कर लिया। पर नोटिस करने लायक चीज़ है कि ये चेंजेस आए हैं। तो अभी वो दौर ख़त्म ही हुआ था कि रशिया यूक्रेन स्टार्ट हुआ पिछले साल। उसके पहले, हालाँकि हाँ, उसके पहले जब ये काफ़ी इलेक्शंस भी हुए कुछ कंट्रीज़ में, तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। यूएस में तो बहुत ही कुछ होगा कि कैसे अपनी एक बेसिक जो वो था कि डेमोक्रेसी का, कि आप इलेक्शन हारे हैं तो दूसरी गवर्नमेंट आए, उस पे ही सवालिया निशान आ गए। तो वो दौर देखना तो कमाल का ही। आई एम मतलब मुझे कभी-कभी लगता है कि 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद, या 40-50 साल बाद भी वो एक दौर तो बहुत ही बड़ा दौर होगा। आई मीन अनलेस एंड अनटिल कि बहुत ही कुछ और बर्बाद हो जाए चीज़ें ना, वो कमाल की एक चीज़ होगी कि एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में ये हो गया कि कैपिटल पे लोग चढ़ गए और रिसरेक्शन ऑलमोस्ट की नौबत आ गई। ऐसी कंट्री जो बाकी कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ करती है, उसी के साथ ऐसा हो रहा था डोमेस्टिकली। कमाल का एक दौर था, बहुत ही डेंजरस दौर था, पता नहीं किधर बैठते करवट। बहरहाल चीज़ें थोड़ी मूव करी, आगे बढ़े, वेरिएंट्स आते रहे, नई-नई टर्म्स आई, बूस्टर, और सालों का वो दौर ही बन गया कि हर साल कुछ लोग वैक्सीन्स लगवाने लग गए। वैक्सीनेशन कार्ड कैरी करने पड़ गए कि आपको दिखाना होगा कि जी आप वैक्सीनेटेड हैं, नहीं हैं। बबल्स बने, बाहर डाइनिंग के कितना लिमिट होगी, अंदर कितनी लिमिट होगी, लोगों की शादियाँ रुक गई, लोगों की शादियों में रिस्ट्रिक्शंस लग गए, फ्यूनरल्स में रिस्ट्रिक्शन लग गए कि 1 लोग आ सकते हैं, 2 लोग आ सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। ये सब हुआ, हो ही रहा है, हो रहा था कि रशिया यूक्रेन हुआ, वॉर, जिसने जो कभी सोचा नहीं था इतनी बड़ी कंट्रीज़ के बीच में होगा। जनरली छोटी कंट्रीज़ आपस में कुछ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, इनके भी हुए थे, पर इतना बड़ा ये वॉर ही हो जाएगा, जिसको अब 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए हैं। अच्छा, इसके चलते एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट जो ऑथर हाइलाइट करते हैं, वो है वेपनाइज़ेशन ऑफ डॉलर हुआ। डॉलर हमेशा से एक बड़ी करेंसी, ऑलमोस्ट अब 70-80 साल तो हो ही गए हैं। डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट सारा फेडरल रिजर्व के पास है, तो फेडरल रिजर्व इन अ वे सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है, सारी ट्रांजैक्शंस ग्लोबली। तो इनके चलते सैंक्शंस लगाते हैं। सैंक्शंस लगते थे, बट जनरली एंटिटीज़ पे लगते थे, जनरली कंट्रीज़ पे भी लगते थे, बट मोस्टली कोशिश ये होती थी कि सॉवरेनिटी पे से दूर रहें। तो पहली बार ऐसा ये हाईलाइट कर रहे हैं, हालाँकि इस बारे में मुझे और पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ सैंक्शंस तो कंट्रीज़ पे भी होते थे, कि अभी-अभी रशिया के साथ ही जब हुआ, तो उन्होंने रशिया की सॉवरेन वेल्थ पे ही सैंक्शन कर दिए। तो पहली बात तो जब उनका वो पहले दिन डिक्लेयर हुआ वॉर, तो उनकी अपने आप ही स्टॉक मार्केट 50% गिर गई थी मॉस्को में। उसके बाद ये सब हुआ, तो सारा वेस्ट और नेटो इकट्ठा हुआ, तो काफ़ी मुश्किलात
पैदा करने की कोशिश की गई रशिया के लिए, उनके फंड्स के लिए और उनके इनफैक्ट ओलिगार्क जो बोलते हैं, जिनके पास बेनतहा पैसा है रशिया में, जो कंट्रोल करते हैं बिजनेसेस, उनके भी एसेट्स वगैरह फ्रीज किए गए। वो एक साइड, वो पॉलिटिक्स की बात है, बट आम इंसान के लिए नोटिसेबल चीज़ ये हुई है, कंट्रीज लेवल पे भी, बट आम इंसान के लिए अपने लिए नोटिसेबल ये चीज़ हुई है दैट डॉलर कैन बी वेपनाइज्ड। इसके चलते एक तो चीज़ चेंज हुई है, वो ये कि थोड़ा मिसट्रस्ट हुआ है डॉलर पे लोगों का। हाँ, वो बात अलग है, आई मीन इस बुक से हटके, कि ब्रिक्स करके जो अब एसोसिएशन बनी थी, उसमें इतनी स्ट्रेंथ आई है कि इस साल ब्रिक्स ने अपनी करेंसी घोषित करी है, और काफ़ी पार्टिसिपेंट्स और आए हैं ब्रिक्स जोड़ने के लिए। अफ्रीका से कुछ आए हैं, अफ्रीका यूनियन से, और मिडिल ईस्ट से। ये काफ़ी कैटलाइज हुई है चीज़, ये काफ़ी तेज़ी से मूव करी हैं इस डायरेक्शन में चीज़ें। अगेन, सही गलत पता नहीं कैसा है क्या नहीं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट इट इज़ नोटिसेबल एट एन इंडिविजुअल लेवल ये कि इम्पोर्टेंट है कि डॉलर का रोल चेंज हुआ है ग्लोबल इकॉनमी में। बहरहाल, बिलियनर्स बन गए, ये हमेशा का होता था बिलियनर्स, अब मुझे लग रहा है ट्रिलियनर्स ही बन जाएंगे, क्योंकि कंपनीज तो $1 ट्रिलियन कंपनीज बनी हैं यूएस में। तो अमीर होते ही चले गए, डिस्पैरिटी बढ़ गई है, इनकम इनक्वालिटी बढ़ी है, पॉवर्टी के नंबर्स बढ़े हैं ओवरऑल ग्लोबली बिकॉज ऑफ कोविड। लोगों के काम छिने, उनकी वेजेस छिन गई, तो वो जब नीचे के उस एक चक्र में फंसते हैं, तो कहना आसान पर उसमें से निकलना काफ़ी मुश्किल। हालांकि गवर्नमेंट्स ट्राई कर रही हैं अपने एंड पे, पर ये ग्लोबल नंबर्स के बेस पे ये बात करते हैं ये ऑथर, तो स्टैटिस्टिक्स इनफैक्ट सोसाइटी ने इनको अवार्ड किया गया है स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग, तो आई एम श्योर इनकी रिपोर्टिंग में इंटेग्रिटी तो है। तो ये सब हुआ कमाल। और देखिए, इंसान जब इतने सब से जूझ रहा है, उधर बिलियनियर्स स्पेस रेस में चले। रिचर्ड ब्रांसन और जेफ बेजोस के बीच में स्पेस रेस का दौर आया कि हम स्पेस टूरिज्म करेंगे जी, तो वो रॉकेट लेके जो है स्पेस, आउटर स्पेस के एज तक गए और वापस आए। फिलंथ्रॉफी जो है, बिलियनियर्स की जो फिलंथ्रॉफी है, जो डोनेशंस और चैरिटी और ये जो फाउंडेशंस रन करते हैं, हालांकि जो मुझे कभी-कभी लगता है कि इसके बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ होगा टैक्सेशन रिलेटेड एंड ऑल, बट ये काफ़ी बढ़ा और ये काफ़ी सामने आया। और फिर आया एआई और रिसर्च पे, जब अब दौर आया कि एआई निकल के आया सडनली। अभी तो कुछ एक टेक्नोलॉजी सेटल होती है एंड देन यू हैव एआई कमिंग आउट। एआई हैज़ पोज्ड अनदर बिग चेंज। अब वो एक बड़ा चेंज लाने की कोशिश हो रही है एआई के चलते, और अगर आप टेक्नोलॉजी को देखें तो एआई से और भी ज़्यादा चेंजेस एकदम से आने के आसार बन गए हैं। वो बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जिससे कि काफ़ी सारी जो जिसे कहते हैं ना मुंडेन जॉब्स, जो जो रिपीटेटिव सी जॉब्स हैं, वो बदली जा सकती हैं, उनकी ज़रूरत कम की जा सकती है, जिसका मतलब ये है कि है ना, काफ़ी लोगों की जॉब्स पे बातें आ जाएंगी। हालांकि इस साल देखा जाए तो एक दौर दिख रहा है कि पहले होता था कि साल के एंड से एक क्वार्टर पहले थोड़ा ले ऑफ्स होते थे, अब ये हो गया कि साल के स्टार्ट पे ले ऑफ स्टार्ट हुए थे, चलता ही जा रहा है, हर क्वार्टर पे ले ऑफ्स हो रहे हैं। डिस्पैरिटी, इनकम डिस्पैरिटी बढ़ रही है, लोगों की एंग्जाइटीज बढ़ रही हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। कमाल का ही एक दौर है। अभी तो ये इसमें बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस किताब में, इनफैक्ट ज़रूर आपका पॉसिबल हो पाए तो आप ज़रूर पढ़ें किताब। काफ़ी सही तरीके से कवर किया है पूरा पिछला 3-4 साल का दौर। एक बड़ी सही बात ऑथर एंड में बोलते हैं, और मैंने नोट किया है, वर्बेटिम बोलूँगा, ट्रेजेडी एंड ट्रायम्फ बिकमिंग मोर कॉमन। एक प्रॉपर सेंटेंस में लिखा था मैंने, ये 4-5 वर्ड नोट करके है। ट्रेजेडी, और जो ट्रेजेडी है वो दुखद है, और ट्रायम्फ मतलब कुछ अच्छा, ये एकदम कॉमन होते जा रहे हैं। तो ट्रेजेडी भी बहुत ज़्यादा है और कमाल हो जाना भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। पहले होता था थोड़ा मॉडरेट थी लाइफ, कहीं बीच का एक रास्ता मियांडर करते हुए ऐसे जो है जैसे नदी बहती है वैसे था। अब ये है कि काफ़ी एक्सट्रीम होती जा रही हैं सिचुएशंस, तो हर चीज़ एक्सट्रीम है, ओपिनियंस एक्सट्रीम हो रहे हैं। पता नहीं क्यों बीच का रास्ता मान के, कि ह्यूमिलिटी रख के कि नहीं हमें नहीं आता, हम ढूंढेंगे जवाब, बजाय इसके ये सब लोगों को सब कुछ पता है, बस एक ओपिनियन लिख देना है और दूसरे को बताना है क्या है। अब सवाल अपने आप से और दूसरे से करना की ह्यूमिलिटी तो आई थिंक बहुत ज़्यादा रेयर हो गई है, एक रेयर कमोडिटी होता है ना, जैसे वो हो गई है। होपफुली थिंग्स विल चेंज, बिकॉज मुझे लगता है जैसे एआई आएगा तो एआई से थोड़ी ह्यूमिलिटी आएगी, बिकॉज हमें रियलाइज़ होगा कि कुछ नए सीखने पड़ेंगी चीज़ें, कुछ नई जॉब्स के लिए अडाप्ट करना पड़ेगा। अगेन बाकी मैसेज वही है, सेम रहता है कि अपने आप से सवाल, मेरे तो वही कोशिश है कि अपने आप से सवाल करके अपने आप से जवाब ढूंढ के फिर उनको वापस सवाल के दायरे से, इट्स अ फिल्ट्रेशन सिस्टम, तो वापस सवाल, वापस जवाब, वापस सवाल, वापस जवाब, काफ़ी क्लैरिटी आती है इनसे। अपनी सोच के लिए दूसरों को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब तक कोई पूछे ना। अनसॉलिसिटेड एडवाइस का तो दौर ही नहीं है ये, मुझे लगता है।
कि चल अभी हो ही रहा है, धीरे सब अनसॉलिसिटेड एडवाइस चाहते हैं, बट दूसरा जो सुन रहा है वो भी अनसॉलिसिटेड एडवाइस ही देना चाह रहा है, तो क्लैश हो जाता है, तो कुछ बेनिफिट नहीं है उस चीज़ से। इट्स जस्ट उसको भी बोलना है, उसको पता है मैं बोलूँगा, वो कहेगा, उसको दूसरे को पता है बस इसने बोलना है, तो वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए चुप है, सुन नहीं रहा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। बहरहाल ये लंबी टॉपिक चढ़ जाती है, पर ये वही वही बात है, ऐसी किताबें आपको सोचने में मजबूर करती हैं, क्या दौर चल रहा है, सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव रहेगा, व्हिच इज़ ऑलवेज़ द केस, हमेशा वो एक गिवन है, और सही भी है। पर आई थिंक एक मॉडरेट अप्रोच की थोड़ी ज़रूरत है, एक मॉडरेशन की ज़रूरत है। पिछले 4 साल के अपने एक्सपीरियंसेस को समराइज़ करके अपने-अपने सवाल, अपने-अपने जवाब ढूँढने की ज़रूरत है। एक दौर आया था कि ज़िंदगी बड़ी प्यारी लगने लगी थी, बड़े क्लोज़ली लोग हैंडल कर रहे थे अपने आप को साफ़ करना, ध्यान रखना अपनी बॉडी का, एक्सरसाइज़ वगैरह और हाइजीन और ये सब नहीं। कुछ कुछ सोसाइटीज़ और कल्चर को तो नया तरीके से देख रहा था। लाइक जापान में तो लोगों को आदत थी, तो उनको तो शायद दिक्कत ही नहीं। कुछ लोग को बड़ी दिक्कत हुई मास्क में काम करना, और मास्क से, और मास्क का भी फिर ये समझना कि मास्क एक्चुअली आप अपने लिए भी कर रहे हैं और दूसरे के लिए भी कर रहे हैं, दोनों लेवल पे इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी का यहीं पे फैब्रिक जो कहते हैं ना, सोसाइटी कैसी है, यहीं से फ़र्क आया था कि आप कितने कंसिडरेट हैं, कितने कंपैशनेट हैं दूसरे के लिए, कि आप इतना सब करने के तैयार हैं या नहीं हैं। उसमें सब लोग आते हैं, आपके अपने भी आते हैं, अपने फ्रेंड्स भी आते हैं, फैमिलीज़, रिलेटिव्स सब आते हैं, नेबर्स और स्ट्रेंजर्स भी आते हैं। क्योंकि अभी देखा ही कोविड में, स्ट्रेंजर डोमेस्टिक भी है, स्ट्रेंजर इंटरनेशनल भी है। नेबर्स ही स्ट्रेंजर्स बन गए और सब लोग एक दूसरे से कतराने लगे। कितनी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, एक दूसरे में मिसट्रस्ट सा दौर आ गया था। हालाँकि उसके चलते कुछ अच्छाइयाँ भी सामने आई, लोगों ने इतना आउट ऑफ द वे जाके एक दूसरे की मदद भी करी है, जो कि कमाल है। तो वही है, आप क्या चुनना चाहते हैं आपके सामने है। इस कोविड के वायरस ने काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा दिखा दिया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये दौर। और क्या, और यही यही सोच है, यही सवाल है, यही की टेकअवेज़ थे इस किताब से। द फीनिक्स इकोनॉमी, फेलिक्स सालमन की है। आई थिंक इतना ही मेरे दिमाग में अभी तक प्रोसेस हुई है, तो मैंने सारा जो है शेयर कर दिया। मेरे नोट्स में से जितना मुझे मिल पाया, कुछ और एडिट्स वगैरह होंगे तो मैं देखता हूँ, अगर कर पाया तो ठीक, अदरवाइज़ कुछ कुछ अपने कमेंट्स हों, अपने सोच, अपने विचार, पॉजिटिव, नेगेटिव जैसे हों, फील फ्री शेयर करने के लिए। नहीं तो ट्राई कीजिए, ये किताब पढ़ें और खुश रहें और अपनी सोच बनाएँ, अपने इंडिपेंडेंट विचार। एक कहीं मैंने पढ़ा था कि बी योर बेस्ट क्रिटिक। आप पहले अपने क्रिटिक बनें, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की, और ह्यूमिलिटी की ज़रूरत है उससे, कि हम नहीं आता। मैंने कई बार ये नोटिस करा कि हम लोग ना एकदम से, क्योंकि ये पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कहीं लिख दूँ इस चीज़ को और लोग देखेंगे, तो अंदर से आता है कि मैं बताऊँ क्या क्या है। इकोनॉमी पे भी लोग टिप्पणी करने को तैयार हैं, बैंकिंग पे, लॉ पे, कानून, और ये इसको करना चाहिए था, जैसे स्पोर्ट्स में खेलते हुए कि यार इसको तो ये ऐसे खेलना चाहिए था, वैसे खेलना चाहिए था। सो कुछ ज़्यादा ही ओपिनियंस, कुछ ज़्यादा ही भावनाएँ जो है बह जाती हैं, बट उसमें असलियत कुछ नहीं है। आधे टाइम आप देखेंगे आपको और मेरे को, आप हो सकता है उस बारे में पता भी ना हो। वो एक चीज़ आई थिंक हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ एन इंडिविजुअल, कि वो ना करें। तो सोसाइटी में जो बहुत गलत चेंजेज़ आए हैं वो नहीं आएँगे, बाकी हाँ, काफ़ी जो अच्छे चेंजेज़ आए हैं वो, लोगों ने काफ़ी कोर्सेज़ वगैरह करे हैं ऑनलाइन जाके, लोगों ने काफ़ी अपने हॉबीज़ परस्यू करी हैं, अपने आप में इन्वेस्ट करा है बजाय कुछ और करने के। और कुछ नहीं तो इतना स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुआ कि स्ट्रीमिंग के चलते सेलिब्रिटी का जो एक वो था ना, सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, सेलिब्रिटी सिंड्रोम, सेलिब्रिटी सब कुछ होता है, वो कम हुआ, क्योंकि ऐसे-ऐसे लेट्स से मूवीज़ में ऐसे-ऐसे नॉर्मल कलाकार, बट जो कमाल के कलाकार हैं, जो कि उनको मौका नहीं मिल रहा था, वो उनको स्ट्रीमिंग सर्विस, नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसे प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिला, छोटी-छोटी सीरीज़ बनी, तो अच्छा भी डेवलपमेंट हुआ। ये सेलिब्रिटी का सारा खत्म हुआ कल्चर, की सेलिब्रिटी हैं जी, साइन करा दो, क्यों? क्यों? ज़रूरत क्या है? पर खैर यही है, ये सोच बदलते-बदलते बदलेगी, थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक-एक बूँद है मेरी कंट्रीब्यूशन, ऐसे सही पॉजिटिव की तरफ। बाकी टू ईच हिज़ ओन, हर एक का अपना चॉइस है। आपको सही लगता है तो 4 घंटे बैठ के, अगर आपको टीवी देख के, मैच देख के अच्छा लगता है तो हाँ, वो भी एक चॉइस है। और मुझे हमेशा लगता है, खैर अपना समराइज़ करते हुए, कि किताब में दूसरे ने एक अपना इतना टाइम लगा के इतने एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ लिखा है, अगर मैं उसको सिर्फ वेरी मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करूँ तो उतना सारी
अगर मैं 10 किताब पढ़ता हूँ और 10 किताब में उनका टोटल लाइफ़ का एक्सपीरियंस 150 साल है, वो एक्सपीरियंस लेना बड़ा मुश्किल है। तो अगर वो एक्सपीरियंस से कुछ बोल रहा है इंसान है, लिख रहा है और मैं अगर उसको 3 घंटे में पढ़ सकता हूँ, क्यों नहीं? एनीवे ये मेरी सोच है, अगर आपको अच्छा लगे तो फैलाएँ इस सोच को और जुड़े रहें। नहीं तो फिर अपना जो है अपना अच्छा कंटेंट ढूँढें और कुछ और मन लगाएँ उसमें। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट किताब के साथ फिर आऊँगा मैं। लाइन्ड अप है मेरे पास कुछ किताबें, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था मैं वीडियोज़ बनाने की, वीडियोज़ बनाना बड़ा मुश्किल है, मैं बिना एडिट के बना रहा हूँ। ऐसा ही है जैसा है, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो आई एम सॉरी। बट मेरी ये कोशिश रहेगी कंटेंट मीनिंगफुल हो और इन्फॉर्मेशनल हो, यूज़फुल हो। ऑलराइट, काफ़ी हो गया, काफ़ी वार्तालाप हुई, अच्छा लगा और सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ जिस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक कर सकते हैं तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।